पुलिस के दामन पर इतने दाग हैं कि लाख दावा करे मित्र पुलिस होने का उत्तर प्रदेश की पुलिस, लेकिन उसके दावे पर ये दाग भारी पड़ रहे हैं। कहीं रंगीला दरोगा, कहीं बलात्कारी दरोगा, कहीं देह मांगता दरोगा, तो कहीं घूसखोर दरोगा। कहीं पर गुंडई करती है पुलिस, तो कहीं मामले को दबाती है पुलिस। ये पुलिस कितने रंग दिखाती है, ये खुद ही भूल जाती है। बहरहाल कहानी अब एक और बेशर्म दरोगा की है। दरवाजा न बंद होता तो वो हम सबको गोली मार देता। बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश की पुलिस को कहने को लेकर, लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ कहानी आज हम बयां करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक दरोगा अरुण कुमार चतुर्वेदी अपनी घूस के लिए इतना व्यग्र हो उठा, बेचैन हो उठा कि वो धमक गया एक घर पर जाकर। घूस के लिए उसने जमकर बवाल काटा, हंगामा किया, और कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। यही हुआ भी, ऊपर वाले ने देखा, यानी कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी पूरी करतूत दर्ज हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। इस दीवार की साइड में आपको एक हाथ दिख रहा है, और ये जो हाथ है, यही यहां पर खड़ा हुआ है अरुण कुमार चतुर्वेदी। हम चाहेंगे कि इसकी आवाज तेज हो, वहां पर क्या कुछ चलत, पहले आप उस आवाज को सुनिएगा और देखिएगा, कम से कम यहां सत्संग और प्रवचन तो नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मां बहन की गालियां, यानी कितनी बदतमीजी से ये बात कर रहा था, कितनी गंदी लफ्जों में इसकी जुबान चल रही थी। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि एक घर पर पहुंचा, और पूरी कहानी आप इस विजुअल को देखिएगा और हम वो पूरी कहानी जरूर बयां करना चाहेंगे। दरअसल हुआ यह कि अलीगंज लखनऊ का इलाका है, और यहां पर सेक्टर जे में रहने वाले जेपी पांडे के बेटे अभिषेक पांडे को बगैर किसी शिकायत या एफआईआर के पुलिस छेड़खानी के एक मामले में परेशान कर रही है। इस मामले के शातिर 6 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अभिषेक को परेशान किया जा रहा है। ये पीड़ित परिवार का कहना है, जो बयान हम आपको अभी सुनाएंगे भी। कहानी ये है कि जो खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी, उनकी साठगांठ पुलिस वालों से है, और सब मिलकर अभिषेक को फंसाना चाहते हैं। ये सब वो बातें हैं जो कि हमें पता चली हैं। जब छेड़खानी की बात जो आ रही है, इस पे पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर रखी है। जो जानकारी के न्यूज को मिली है, उसके मुताबिक अभिषेक को इस मामले में पहले धमकाया गया, फिर 20,000 की रिश्वत मांगी गई, और दिवाली तक यह रकम देने की बात कही गई थी। पांडे जी के परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए बड़ी बात थी, और फिलहाल वो पैसे पुलिस को नहीं दे पाए। बस दिवाली के दूसरे दिन ही दरोगा अरुण चतुर्वेदी जेपी पांडे के घर पहुंच गए और अभिषेक को गिरफ्तार करने की धमकी देने लगे। थोड़ी देर बाद दरोगा साहब का पारा और 7वें आसमान पर पहुंच गया, और घर की महिलाओं के सामने ही वो गाली देने लगे। दरवाजा तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। ये तस्वीरें हैं, 2 कैमरे की तस्वीरें हैं। फिलहाल ये एक कैमरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगे दूसरे कैमरे की तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए, उसका एक साथी जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, वायरलेस लगा हुआ है साइड में, जो कि आमतौर पर पुलिस वाले लगाए रहते हैं, और दूसरा दरोगा अंदर किस तरीके से गाली गलौज कर रहा है, वो थोड़ी सी आवाज फिर से सुनिएगा, एम्बियंस सुनिएगा। और चूंकि जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक है कि इसमें गालियां आ रही हैं, इसलिए संपादकीय विभाग का यह निर्णय है कि हम इस गालियों को यहां पर प्रसारित नहीं करेंगे, और इसलिए इस आवाज को सुनाने से अब बचा जा रहा है, क्योंकि बहुत ही भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया है, और ये गालियां हम आपको सुनवा नहीं सकते हैं, जो कि एथिक्स मॉरलिटी के खिलाफ है। लेकिन ये पूरी कहानी जो है वो साफ तौर पर यही बयां हो रही, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के हाल है, या किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये पुलिस अपने रंग दिखा रही है। पीड़ित परिवार की महिला है, आप सुनिए कि वो क्या कुछ कह रही है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसका अज्ञात में नाम है,
और पांडे जी को उसको वहाँ चौकी पर भेज देना, जो होगा हम सब ठीक करवा देंगे। तो हम लोग नहीं गए, कोई नहीं गए। और उसके बाद में रात में फिर आ गया 10:30 बजे। सुनिए तो 10:30 बजे आ गया। उसके बाद में दरवाजा ऐसे खुला था, आ गया अंदर आ गया। फिर हमने बैठाया उसको, भाई पुलिस वाला था, दुनिया डरती है, हम भी डरते हैं भैया। उसको बाद बैठाया तो उस पैसे की बात करने लगा, 20,000 की। उसके बाद में हम दोनों लोग वहाँ पर थे। उसके बाद में फिर हमारा लड़का आ गया, ये लड़का हमारा आ गया तो कहने लगा, अंकल जी उनका नाम हमारे भाई का नहीं है तो आप कैसा? तो कहता है बाबू जो है ना, बाबू सिंह से हमारी बात होती है, उसने बताया है कि मोना का नाम है। तो इन्होंने ये कह दिया कि अगर बाबू से बात होती है तो तुम अपना क्या होता है सर्विलांस पर पकड़ लो। और बस इतना कहना हुआ, बस गुस्सा आ गया बहुत तेज। उल्टा सीधा इनको खींचने लगा, हमारा हाथ पकड़ के खींचने लगा, चलिए तुम्ही को बंद कर देते हैं। यही सब बहुत देर तक चिल्लाता रहा, वो भी आवाज मेरे पास टेप है। उसके बाद में फिर हम लोग शांति होकर बैठ के बोला कि 2 दिन नहीं आएंगे। तो उसके बाद में वो 12 तारीख को फिर आ गया। और 12 तारीख को जब फिर आया, फिर उसने क्या तांडव किया है वो आप देख रहे हो। रिवाल्वर निकाल रहा है, गोली मार देंगे, गाली गुप्तारी, गेट तोड़े डाल रहा है पूरा। और इतनी गालियां, बिटिया को गाली दी, हमको गाली दी, इनको गाली दी। और जबकि ये खाना खा रहे थे हम ही दोनों लोग, पहले हम आए तो बिटिया भी पीछे खड़ी हो गई। बस ये इतनी गंदी गाली देने लगा भैया, जो फिर हम लोग, अब हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अगर दरवाजा न बंद होता तो वो हम सबको गोली मार देता। कह रहा था अब ऐसा निकाल रहा है, कहता गोली मार दो सबको सब। और उसके बाद में कहता तुम्हारी औकात क्या है, बुलाओ मंत्री और विधायक को बुलाओ, कहा बात किससे कराएगी, बात करा। इस तरह से बात करते हुए बहुत देर जा ही नहीं रहा था, लोग खींच रहे थे उसके साथ ही, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं जा रहा था। जब हम लोग बिल्कुल नहीं निकले कोई, तब जाके वो फिर गाली गुस्तारी देते चला गया। तो सुना आपने किस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रही है। कहीं नाम नहीं रहता है, अज्ञात में फंसा देते हैं। हम भी कुछ जानते नहीं थे। अभी मैंने, हमारे पास CCTV कैमरा रखा है। मैंने अभी 1-2 महीना पहले मैंने अपने लड़के को छुड़वाया, वो कैमरा दिखा के। और बार बार ये लोग हमारे लड़के को फंसा देते। हमारा लड़का रहता नहीं, अज्ञात में बार बार ढाला जाते और जो आता वो पैसा मांगता। तो हम कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे, गरीब आदमी है ना, इतना कहाँ से पैसा। कौन लोग ये फंसाते हैं? कौन लोग हैं जो फंसाते हैं? यही पुलिस वालों ने मेरे बेटे का मेरे कैरियर ही खराब कर दिया है। जब देखो तब बदले चले आ रहे हैं, तुम्हारा लड़का इसमें था तुम्हारा। और कहीं नहीं रहता है, महीना 2 महीना 1.5 महीने के बाद चले आते। आलमबाग वाले ने भी फंसा दिया। फिर वहाँ दरोगा जी ने फोन करके बुलाया, फुटेज मांगा, हमने दिया उनको। और उसके बाद में फिर उसमें दरोगा जी ने कहा कि मोना को यहाँ भेज दो, उसको भेज दिया। पुलिस बुला के उसको पकड़वा दिया लड़के को। कहते हम सवाल है इसमें पुलिस को लेकर, उसकी भूमिका को लेकर सवाल ये भी, आखिर पुलिस ऐसा क्यों करती है? क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है इस परिवार से, उस दरोगा की, या कोई और बात है? ये बातें भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कुछ कहना है लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का, हम सुनते हैं। नहीं, उसमें जो प्रार्थना पत्र भी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने ये बताया शायद ADG LO साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है। जाके देखता हूँ, अगर आ गया होगा तो आज ही जांच करा के। वैसे मैंने, जब मुझे ये जानकारी हुई तो टेलीफोन से SP ट्रांसगुमती को बता दिया है, संभवतः वो जांच करेंगे और जांच कर ली होगी उन्होंने। अभी पहुंच रहा हूँ, जांच रिपोर्ट आती है तो कार्रवाई करते हैं। और जब उत्तर प्रदेश के ये हाल हों तो सोचिए, क्या भारतीय जनता पार्टी खामोश रहेगी? नहीं ना। तो सुन लेते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी का क्या कुछ कहना है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान बलात्कारियों के समर्थन में, लीलावती कुशवाहा समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री का बयान बलात्कारियों के समर्थन में, तोता राम का बयान बलात्कारियों के समर्थन में, मंत्री परिषद के सदस्य रहे मनोज पारस बलात्कार के मुलजिम, सुल्तानपुर से सपा के माननीय विधायक अनूप सांडा बलात्कार के मुलजिम, मनोज पारस का मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र बिजनौर की अदालत में सपा सरकार के द्वारा, तब महिला सुरक्षित रहेगी। और वो भी थाने में, वो तो भूखे भेड़िए है वहां। तो इसलिए जिस थाने में यह घटना हुई है, समूचे थाने को निलंबित करना चाहिए। घटना करने वाले व्यक्ति की वर्दी उतार कर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम करना चाहिए। ये करेंगे तो सरकार की नीयत साफ, अन्यथा सरकार इस षड्यंत्र में शामिल, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने ही अंदाज में बात करते हैं और वो सिरे से जहां पर मूल होता है वहां पर वो पहुंचते हैं और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि थाने में अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो बड़ा गलत होती हैं। बहरहाल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने ऐसे इंसिडेंट हैं और न जाने कितनी बार हम बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है? बड़ा सवाल है। और मैं भी यही बार बार सोचता हूं कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब ये सुधर जाएंगे, जब वाकई मित्र पुलिस लगने लगेगी। आपके जहन में अगर इस खबर को लेकर कोई ख्याल, कोई विचार आपके जहन में आ रहा हो तो आप इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत कर सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं इस कार्यक्रम के। हमारा नंबर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, आपका इंतजार रहेगा, आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। गुजारिश इस बात की कि जब आप हमें कॉल करें तो उस वक्त आप अपने टेलीविजन की आवाज को जरूर बंद कर दें, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं आप तमाम लोगों से कि जब आप हमें फोन करते हैं और अगर टेलीविजन ऑन रहता है, टेलीविजन की आवाज चलती है, तो हमारे प्रसारण में व्यवधान पड़ता है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये तस्वीर बदलती क्यों नहीं। हालांकि चर्चा हो भी चुकी है, लेकिन फिर भी इस किस्से को लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे कि ये लखनऊ का हाल है। रजा रिजवी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का। दर्शकों के हम कॉल्स लें उससे पहले रजा रिजवी साहब, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये हाल उत्तर प्रदेश के या खासतौर से लखनऊ के क्यों हैं। हमने ये देखा कि किस तरीके से बहुत भद्दी गालियां, ऐसी गालियां जिनको कि हम ऑन एयर टेलीविजन पर सुना नहीं सकते हैं, और सोचा था कि मैं उसकी आवाज को सुनाऊं, लेकिन उसमें गालियां बहुत थी, इसलिए हमने उस आवाज को नहीं सुनाया। हम जरूर जानना चाहेंगे आखिरकार ये कौन सी संस्कृति है। रजा रिजवी साहब, उससे पहले एक दर्शक हैं जो कि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका हम फोन कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर जैनेंद्र है इस समय हमारे साथ में, इटावा से हैं। डॉक्टर जैनेंद्र, आपका स्वागत है के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा सर, ये कहना चाहते हैं जी कि अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल रहे थे जी। मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे कि कम से कम ये तो होना चाहिए कि आप सेंटर में बैठे हुए हैं जी। और यहाँ पर इस तरह की सब कुछ चल रहा है, सिस्टम खराब, और उसको रोक पाने में आप लोग कुछ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप मोदी यहाँ भाषण देते थे तब तो ये कहते थे। आपके सवाल का जिस डॉक्टर जैनेंद्र मैं समझ गया हूँ कि खाली बयान देने से अगर इतिश्री होती तो हिंदुस्तान में तो बहुत सारे बयान बहादुर हैं, यहाँ पर रामराज हो गया होता और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई होती। स्वयं सेवक, दरअसल अगर संघ की विचारधारा देखें तो कौन करता है समाज की सेवा, या खुद वो स्वयं सेवक क्यों नहीं बनते हैं, क्यों समाज को ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं? सिर्फ बयान देने से तो काम नहीं चलता है। मैं आपकी बात समझ गया हूं और इसी बात को मैं रजा रिजवी साहब से पूछना चाहूंगा। रजा रिजवी साहब, डॉक्टर जैनेंद्र ने बिल्कुल साफ बात कही कि आखिरकार विपक्ष में क्या काम करते हैं, वो सिर्फ बयान देते हैं, घटनाएं होती हैं उसके ऊपर फिर बयान होते हैं, फिर घटनाएं होती हैं, फिर इस्तीफे मांगे जाते हैं और धरना प्रदर्शन किया जाता है। कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता इस प्रदेश में? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं मनीष भाई कि जो पुलिस का कार्यशैली है, काम करने का जो तरीका है, इतनी पुलिस जो शब्द है वो बहुत ही पायस शब्द है, बहुत ही पाक शब्द है। लेकिन पुलिस में आने के बाद, जब पुलिस में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, व्यक्ति की ज्वाइनिंग होने के बाद, उसके बाद जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, ये वो पता नहीं किस उसमें, हमें तो ये लगता है कि जब इनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति से पहले इन पर कुछ ऐसा या तो दबाव रहता है, भाई अब यहाँ भ्रष्टाचार है कि नहीं है, वो तो मुद्दा है और उस पर बहस होती है। हमें लगता है कि इनकी जब नियुक्तियां होती हैं और नियुक्तियों में हो सकता है खेत बेच के आते हों, जेवर रहन रख के आते हों, तो इनके ये दिमाग में रहता है कि हम अब नौकरी पा गए हैं, और हम जब नौकरी पा गए हैं तो अपनी नौकरी का जो पैसा खर्च हुआ है उस पैसे को हम कितनी जल्दी अर्न कर लें। मान लीजिए कर्जा रखा है या रहन पे रखा है या कर्जा लेकर के आए हैं और नियुक्ति हुई है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको अर्न करके और हम जो है वो फिर अपनी नौकरी शुरू करें। इसलिए देखिए कि ज्यादा से ज्यादा जो नए बैच के लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो ज्यादातर इस मामले में ज्यादा इंगित किए जाते हैं और ज्यादा उनकी पृष्ठभूमि दिखाई देती है कि वो ये कार्य करते हुए दिखाते हैं। और ये बहुत ही घृणित कार्य हुआ है लखनऊ के अंदर, राजधानी के नाक में, जहां डीजीपी बैठते हों, जहां प्रमुख सचिव गृह बैठते हों, जहां एसएसपी राजेश पांडे काम करने वाले अच्छे
एसएसपी माने जाते हैं, दौड़ भाग वाले माने जाते हैं, जहां स्वयं मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब बैठते हैं। आप समझिए ऐसा लखनऊ जहां 24 घंटे अलर्ट रहती है जिला प्रशासन और उच्च अधिकारी, वहां यह हो जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं मनीष भाई कि केंद्र का गृह मंत्री लखनऊ का ही है और यहाँ इसी लोकसभा से जीते हैं, तो अगर वो लोकसभा से इसी जीते हैं तो हर आम नागरिक की उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो संसद सदस्य हैं, वो लखनऊ के संसद सदस्य हैं, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर इन घटनाओं रिजवी साहब वो संसद सदस्य हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं उन सभी का, तमाम अपने दरअसल मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये जो हालात जो बदतर है वो हमारे सियासतदान की वजह से ही है। वो सियासत तो करते हैं, लेकिन सियासत कैसी करते हैं, क्या करते हैं, बखूबी हर किसी को मालूम है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम उनकी बात रख लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। अवधेश द्विवेदी हैं, एडवोकेट हैं, मिर्जापुर से हमारे साथ में। अवधेश जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, टेलीविजन की आवाज को आप बंद कर दें अवधेश जी। जी, अब बात कहें अपनी रखें, क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरे विषय को लेकर? हाँ, जी जी जी, हाँ, मैं ये मतलब बोलना चाहता था कि ऐसे दरोगाओं को तत्काल सस्पेंड करके उनकी वर्दी उतरवा करके उनको तत्काल जेल भेज दिया जाए। चलिए, तत्काल जेल भेज दिया जाए, पहले तो जेल ही भेज दिया जाए, ये बड़ी आपकी अपनी बात है। कल ठीक है, ये बात सही भी हम कह सकते हैं कि कार्रवाई ऐसी ही होनी चाहिए। और बात हो रही उत्तर प्रदेश की पुलिस की, लगातार बात होती है, लेकिन ये पुलिस है कि मानती नहीं, ये पुलिस है कि समझती नहीं। नारों वादों में बहुत ज्यादा मित्र पुलिस होने का दम भरती है पुलिस, लेकिन क्या कुछ इसकी हकीकत है ये हम सामने देखते भी हैं, रूबरू होते भी हैं, और कभी कभी हम खुद भी भुक्तभोगी होते हैं इस पुलिस की कारगुजारी के। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। ताहिरा हसन जी, कई बार आपसे चर्चा हुई है इस बारे में लेके, और बहुत सारे समाधान जो आपने बताए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो समाधान तो करने वाले जो लोग हैं वो खुद भी नहीं चाहते हैं। इस प्रकरण को लेके आपके जहन में क्या लगता है कि आखिरकार ये दरोगा इंडिविजुअल हम माने, या हम ये माने कि पुलिस की इमेज ये खराब कर रहा है? और आमतौर पे हमने देखा, जो अगर हम देखें, बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, हम उनकी चर्चा इसलिए नहीं करते कि ये उनका कर्तव्य है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छा ट्रैफिक संभाल रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम चर्चा उनकी करते हैं। जो खराब हैं, जो बदतमीज हैं, जो बेशरम हैं, जो घूसखोर हैं, उनकी चर्चा करते हैं निश्चित तौर पर। तो क्या हम ये मान लें कि ये इंडिविजुअल दरोगा ही हैं जो कहीं कहीं मौजूद हैं और ये पूरे सिस्टम खराब कर रहे हैं, इनको उठा के बाहर फेंक दो? ये एकाध दरोगा की बात नहीं है, ये बात सही है कि कुछ ऑफिसर्स अच्छे हैं, जैसे भी एसएसपी लखनऊ की बात हुई थी, वो सच में अच्छे हैं। जब भी हम उनके पास गए हमने इसको महसूस किया। लेकिन बात ये है, देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, और राजधानी में अगर ये हो रहा है तो ग्रामीण अंचलों में क्या हो रहा होगा, हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा। जिस तरह से वो अभद्रता कर रहा है कि आप उसका वीडियो दिखाने में संकोच कर रहे हैं, इस तरह की वो गालियां बक रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये पूरी तरह से दिखाता है कि हमारी पुलिस जो है किस तरह से पूरी तरह से ह्यूमन राइट को वॉलेट कर रही है, वो खाकी वर्दी को शर्मसार कर रही है, और मैं तो कहूंगी वो स्टेट को भी शर्मसार कर रही है। इस तरह की वारदातें हो रही, हम बार बार ये कहेंगे कि एक आदमी कर रहा है, ये कर रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्या एक्शन लिया जाए? सस्पेंड कर दिया जाए, फिर रिस्टेट कर दिया जाए। बार बार चैनलों पे भी हम लोग यही कहते रहे हैं कि उसके साथ उसको कन्विक्ट कीजिए, उनपे वो धाराएं लगाइए, जो जिस तरह से महिला को अभद्रता कर रहा है, लगा के जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन ये पॉलिटिकल विल है नहीं, क्योंकि पूरी तरह से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को मैं बार बार कहती हूँ इंडोर्स किया जाता है। जो कानून बनाते हैं, जो कानून का इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए महिला संगठन हो या इस तरह के समाज सेवी लोग हों, वो क्या करेंगे? हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं, इस महिला की आवाज को स्वर देने का काम कर सकते हैं, लेकिन कानून उस दरोगा को दंडित कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, हम दोनों नहीं कर सकते। हम दोनों उसके साथ आवाज उठा रहे हैं, हम दोनों चाह रहे हैं कि, और सब चाह रहा प्रदेश का कि प्रदेश जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वो इस तरह से शर्मसार ना हो। लेकिन ये तो स्टेट का काम होगा ना कि वो इस दरोगा को, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो दंडित करें इसको।
तो एक नजीर बनेगी, लोग डरेंगे कि हाँ इस तरह से काम हो रहा है, तो पुलिस में भी एक डर और आएगा। एक चीज और बात सामने आती है, मुझे लगता है इस बात को भी बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। आमतौर पर ताहिरा जी होता ये है, आमतौर पर यह होता है कि हमने देखा कि पुलिस अभी ये कह देगी कि नहीं जांच हो रही है और जांच होने के बाद में जो सही होगा गलत होगा सबके सामने लाएंगी। अभी आज की तारीख में तो पुलिस अधीक्षक महोदय भी ये बात कह देंगे, शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग भी यही बात कहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच हुई? कभी वो इस तरीके की बात कहते ही नहीं कि भाई ये दरोगा दोषी पाया गया था, ये दरोगा दोषी नहीं पाया गया था। क्योंकि दोषी पाया गया है तो पुलिस की उसमें कहीं ना कहीं हीनता है, बदनामी है, इसलिए वो बहुत पुख्ता तौर पर बताते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। और अगर नहीं दोषी पाया गया है तो पत्रकार उल्टे सवाल पूछेंगे कि भाई ये तो सामने सामने दिख रहा है, ये आपने कौन सी जांच कर दी कि इसमें दरोगा आपका दोषी नहीं पाया गया, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है। तो इन तमाम मामलों में हमने देखा है कि आमतौर पर यह जांच सिर्फ बयान के मामले में तो, लेकिन इसमें कुछ दिखता नहीं है। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं रजा रिजवी साहब? बिल्कुल बिल्कुल मनीष भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता यही है, जैसे आज हम लोग चैनल पर दिखा रहे हैं, पुलिस बहुत तेज हो जाएगी, ऑफिसर बहुत तेज हो जाएंगे और उसके बाद इसकी जांच करेंगे और जांच ऐसे बस्ते में जाके दब जाएगी कि जांच का हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा जांच हुआ क्या है। देखिए, अगर ये खौफ पुलिस में भी नहीं होगा, मानवाधिकार आयोग आने का मतलब ही यही हुआ था कि पुलिस में एक भय पैदा किया जाए, पुलिस निःशुल्क ना हो जाए, बिल्कुल स्वतंत्र ना हो जाए कि जिस पर चाहे जब वो लाठी चला दे, जिस पर चाहे वो डंडा चला दे, जिस टाइम चाहे जिसके घर में घुस जाए, जब चाहे जिसको पकड़ के ले आए। तो इसके लिए बराबर गाइडेंस आते रहे हैं। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर गाइडेंस दिया है, इस पर मानवाधिकार आयोग ने बराबर गाइडेंस दिया है कि पुलिस को किस तरीके मुझे लगता है कार्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए कि आखिरकार इस जांच का हुआ क्या, जनता के साथ तो सालों तक वो कार्यक्रम चलेगा क्योंकि जांचें इतनी हैं। ये बराबर गाइडेंस ताहिरा जी, क्यों मैं आऊंगा आपके पास देने की एक जरूरत फोन कॉल पर हमारे एक दर्शक मौजूद है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं की जरूरत क्यों रिजवी साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। आलोक शुक्ला है हमारे साथ एक दर्शक, मैं उनके पास में जाना चाह रहा हूँ। आलोक जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे कह लिए कलंक हैं जो ऐसे कृत्य करते हैं सरकार की छवि को नुकसान होता है। कितने भी काम कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य करने वाले कलंकी आ जाते हैं जिसकी वजह से सरकार की और शासन की जो है छवि को नुकसान पहुंचता है। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इन्हें सस्पेंड करें और तत्काल मुकदमा करके जेल भेजें। निश्चित तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए और आपकी राय से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, अपने आप को भी हम संबद्ध करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। और बहुत सारे फोन कॉल्स इस समय हमारे साथ में लगे हुए हैं और मुश्किल ये होती है कि किस किस को हम शामिल करें और किसको ना शामिल करें। आगे हम चर्चा में जाएं उससे पहले बीएस गुप्ता हमारे साथ में रामपुर से मौजूद है, हमारे एक दर्शक। गुप्ता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी कि ये हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है जी 99% तो रिश्वत लेके भर्ती की जाती है जी, और मंत्री जी सब लोग रिश्वत लेते हैं और बाद में वो ऐसा जाहिर करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है और वैसे ही चुनाव कर दिया। उत्तर प्रदेश के बारे में उन्हें पता नहीं है कि कैसे भर्तियां होती हैं और मंत्री बन जाते हैं, अपने को ऐसा बताते हैं सभी मंत्री। और दूसरे, ये जो पुलिस है सिर्फ मंत्रियों की, ऑफिसरों की सुरक्षा के लिए होती है, उनके इशारे पर चलती है, उनके जो आदमी होते हैं गुंडे बदमाश उनके इशारों पर चलती है, गरीब आदमी को हमेशा सताती रहती है। अब इसमें पुलिस वालों का भी क्या दोष है? अगर वो उनके कहने पे नहीं चलेगी तो निकाल के बाहर कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। उनके कहने पे चलती है तो उनका कुछ नहीं होता है पुलिस वालों का। बिल्कुल ठीक है। पुलिस वाले भी क्या करें, उधर रिश्वत लेके भर्ती होते हैं, अगर मंत्री जी की नहीं सुनेंगे तो मंत्री जी उन्हें निकाल के बाहर कर देंगे। पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं जो एक ताना बाना सिस्टम का होता है वो गड़बड़ा गया है, जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम रहता है, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर और अल्टीमेटली जनता सबके ऊपर। तो यहाँ आज की डेट में ऐसा लगता है जनता सबसे नीचे है और इसी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। ये अलग बात है कि हम वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं, लेकिन दरअसल हम चुनते क्या है या हमसे चुनवा लिया जाता है वो भी एक सवाल है जानने वाला, समझने वाला। शुक्रिया आपका गुप्ता जी, हमें संपर्क करने के लिए, हमें फोन करने के लिए। ताहिरा जी, जिस बात का जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया,
वो सवाल तो आपके लिए भी था और हम चाहेंगे कि उस सवाल का जवाब भी आप हमें दें। और साथ ही साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होगी, मुझे लगता है कि हम तमाम कार्यक्रम मैंने किए हैं, पुलिस को लेकर कम से कम कोई 2 कॉल ऐसे आ जाएं जो वो कह दें कि नहीं भाई पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम करती है और पुलिस आइडियल है, और निश्चित तौर पर हमारा सैल्यूट है उन तमाम जवानों को जो कि हमारे समाज की सुरक्षा में लगे रहते हैं। जबकि ऐसा होता है, मैं ये कहूंगा जबकि ऐसा होता है, लेकिन वो अच्छाइयां दब चुकी हैं, अच्छे अधिकारियों की तमाम जो मेहनत है वो दबी हुई है इन बुरे अकर्मण्य घूसखोर रिश्वतखोर अधिकारियों की वजह से। क्या कहेंगी आप? आपसे हम इसका जवाब लें। हमारे साथ में एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास दर्शक और जुड़े हुए हैं, हम उनका भी। जी अपनी बात कहिए। हेलो जी अपनी बात बोलिए श्रीमान जी, अपना परिचय दीजिए और अपनी बात कहें। जी मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, कानपुर से बोल रहा हूँ। जी दुर्गा प्रसाद जी अपनी बात रखें, आप स्वागत है। हाँ साहब, हमने कल भी कहा था जी कि पुलिस वालों की क्या गलती है, खेत बेच करके पैसा उधार लेके इनकी भर्ती होती है, और जब ये भर्ती हो जाते हैं तो सरकार के मंत्री के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, ये आम जनता को नहीं देखते, आम जनता को ये देखते ही नहीं। 75% लोगों को लूटते हैं। हेलो जी जी आपकी बात सुन रहा हूं मैं। 70% लोगों को लूटते हैं, और खासकर गरीब आदमियों को। चलिए आपकी बात को मैं समझ गया हूं। जो बात आप कहना चाह रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। ताहिरा हसन जी आप अपनी बात को रखें। जी मैंने बात को रखें। मनीष जी मेरा ये सब मैं कह रही हूँ कि पुलिस, ऐसा नहीं कि हमारे कोई पुलिस ऑफिसर अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स। ज्यादातर जो जमीन पे काम करता है मनीष जी, वो बहुत सही तरीके से बता पाएगा, क्योंकि गरीब जो लोग जाते हैं, जैसे हम लोग महिलाओं पे काम करते हैं तो हमें पता है, मजदूरों में काम करते हैं कि बेचारा जाके बाहर बैठ जाते हैं दहलीज पे पुलिस चौकी की, उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पे बोल सके, वहां डांट के फटकार के भगा दिए जाते हैं। लेकिन बात यह है, जो बात मैं कर रही हूँ, अगर पुलिस इस तरह से कर रही है, उदंडता कर रही है, पहली बात की ह्यूमन राइट चार्टर जो हमने साइन किया था सिर्फ पुलिस उत्पीड़न के लिए नहीं किया था, उसमें आर्मी सब चीजें थी, पूरे सारे ह्यूमन राइट वायलेशन की बात उसमें थी, उसमें सारी चीजें आती थी। लेकिन यहाँ जो पुलिस या दमन की बात हो रही है, खाकी वर्दी की बात हो रही है, उसमें मेन चीज ये है कि जैसे बात अभी हमारे एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये नेक्सस है, जो मैं बार बार कहती हूँ, पुलिस, माफिया और नेताओं का। अब इनको कहीं ना कहीं संरक्षण अगर नेताजी का मिल रहा होगा तो क्या मजाल है कोई एक्शन लिया जाए। और बिल्कुल सही बात जो मेरे एक दर्शक ने हमारे कही थी कि ज्यादातर जो एट्रोसिटीज होती है, जो गाली गलौज आपने देखी, जो आपको वीडियो दिखाने में मतलब आप हिचक रहे हैं, आपको शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता की गई है, तो क्या अभी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी में हमारे ऑफिसर्स के पास ये खबर नहीं गई होगी? अगर गई है तो क्या उन्होंने कोई अभी एक्शन लिया कि नहीं लिया, ये सवाल मैंने वही कहा ना ताहिरा जी, ये बात जो बात हमारे संवाददाता ने हम तक खबर भेजी है उसके मुताबिक इस पूरे मामले की गूंज जो है वो डीजीपी तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल मैंने वही किया हुआ था, जिस तरीके से ये खबर प्रमुखता में आई है, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर इस बात को नहीं बताएगा कि आखिरकार इस दरोगा की गलती है या नहीं है, या फिर इस पर अगर जांच बैठालते हैं वो, तो वो कब हमें बता पाएंगे कि आखिरकार क्या परिणाम निकला, वो नहीं बताते हैं। और ऐसे कई मामले सामने आते हैं। वीडियो देखने के बाद अभी उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? उनको तुरंत उसको हटा के उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तुरंत हटा के एक्शन लेना चाहिए था। यही बात आती है कि हर बात को कभी कभी तो ऐसा लगता है ताहिरा हसन जी, की बात हो रही सिस्टम तो निश्चित तौर पर थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन हमने अखिलेश यादव को भी देखा कि क्या इसका भी व्हाट्सएप पहुंचे अखिलेश यादव के पास में, तब जाके वो इस दरोगा को सस्पेंड करेंगे या उसको जेल की सलाखों के अंदर भिजवाएंगे। मुझे लगता है कितने व्हाट्सएप देखेंगे, कितने यूट्यूब लिंक्स देखेंगे और कितने जो विजुअल्स हैं वो देखेंगे अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, जनता ने चुन के भेजा था, उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। देखिए मैं बार बार कहती हूँ कोई बहुत पॉलिटिकल मतलब यहाँ पे मैं उस तरह की बात नहीं हो रही है, लेकिन 2017 सामने खड़ा है। चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। अजय रावत हमारे साथ एक दर्शक है काशीपुर से। और जो ताहिरा जी आपको मैं रोक रहा हूँ, जो अभी अजय रावत से मैं बात कर लेता हूँ। काशीपुर से हमारे एक दर्शक मौजूद हैं। अजय जी स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दरोगा ये पकड़ा गया है जी, एक दरोगा को सस्पेंड करने से या पुलिस वालों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है। हमारा कहना यह है कि कम से कम इन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, पब्लिक से न जोड़ा जाए और इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से, और पॉलिटिकल प्रेशर अच्छा भी हो, क्योंकि जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर देखा जाता है वो निजी स्वार्थों के लिए देखा जाता है। तो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर, कुछ नेता, कुछ समाज के लोग भी इनके साथ जुड़े, इस तरीके से आगे आए कि इनको भी सपोर्ट मिले। चलिए शुक्रिया आपका अजय अपनी बात रखने के लिए। ताहिरा जी आप अपनी बात को कंप्लीट करें। इन्होंने जो बात कही वो कही कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ट्रेनिंग अगर होगी तो ही सब कुछ बेहतर होगा। पुलिस कैसे पब्लिक से जुड़ पाए, सामने सामने होगा सब कुछ तो शायद पुलिस भी डरेगी। प्रोग्राम यहीं पे हुए। जगमोहन जी जो इस समय हमारे जगमोहन जी जो इस समय हमारे डीजीपी हैं, ये इसके गवाह हैं, यहीं पे हुई थी। रूपरेखा जी ने किया था ट्रेनिंग। यहाँ पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एक नहीं बहुत हम लोग करते रहे पुलिस के साथ। महिला थाना हम लोगों ने लड़के बनवाया, और अभी आपको पता ही है एसएसपी ने फिर इसके बाद उसको सस्पेंड किया। जो महिला थाने की इंचार्ज थी गीता द्विवेदी, उसने अभद्रता किया रूपरेखा जी के साथ। तो अब क्या कहा जाए, महिला पुलिस का भी वही, इसमें महिला और पुरुष को मैं इसीलिए बिल्कुल अलग नहीं कर रही हूँ। महिला थाने पुरुष थानों से बदतर हालत में है। ये हम महिला संगठन इसको अब रियलाइज कर रहे हैं कि हमने लड़के बनवाए थे, वहां की महिलाएं जो जिस तरह की अभद्रता कर रही हैं, तो ये खाकी वर्दी पहन के क्या पूरी तरह से ये ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन करेंगे? और ये इस बात को बहुत समझने की जरूरत है मनीष जी की जो नेक्सस है उस पर हमारी बात होनी चाहिए। ये नेक्सस जो माफिया का है और ये पुलिस का है और नेता का है, कि नेता कह देते हैं तो उस पुलिस को कोई छूता। अब इस दरोगा ने इतनी अभद्रता की, मैं कह रही हूँ इतनी अभद्रता करने के बाद क्या उसको कोई हक है कि 1 मिनट वो वहां रहे? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी तक हमारे ऑफिसर इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे नेता इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं कह रही हूँ जो हमारे इस वक्त हमारी मौजूदा सरकार के नेता लोग हैं वो कहाँ चले गए हैं? और जो अपोजिशन के लोग बात कर रहे हैं उनके समय में भी पुलिस इसी तरह से रहती है, वो भी उसी तरह के नेक्सस से काम करती है। सिस्टम कोई भी सरकारें आए, सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया है, इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आता है, ये ज्यों की त्यों चलती रहती है। इसलिए जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है कि जब वो जागे और जब वोट दें, इन तमाम चीजों को देखते हुए उन नेताओं को दें जो बेहतर हैं, जिनकी बेहतर छवि है, उनको वोट दें। हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम जनता पे भी जिम्मेदारी है कि जब हम चुनने जाते हैं अपने नेता को। मैं तो ये बात कहता हूँ और लगातार तमाम दर्शकों से कहता हूँ, जब वो हमसे मुखातिब होते हैं, हमसे बात करते हैं, कोई कहता है, और तमाम मेहमान जो मौजूद होते हैं, पहली जिम्मेदारी प्राथमिक उत्तरदायित्व आपका है तो वो हमारा और आपका ही है। और हम और आप ये सोच के हमेशा वोट दें या लोगों को चुने कि आखिरकार ये हमारा कितना भला कर पाएंगे। बरेली से हमारे एक दर्शक मौजूद हैं मनीष, पहले उनको शामिल करते हैं और फिर रजा रिजवी साहब के पास में आएंगे। मनीष स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो पुलिस का जो सिस्टम है, ये ऊपर से ही जो हमारे डीजीपी साहब लखनऊ बैठते हैं वो वहां से ही ये सिस्टम खराब है। और ये वहीं से ही क्या बोलते हैं सिस्टम, इसमें बहुत ही सुधार करने की जरूरत है। और ये जो जितनी पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, ये सब बेलगाम हो गई हैं। और ये समझ में नहीं आता है मनीष की, क्या कोई ऊपर से देवदूत उतर के आएगा वो सिस्टम ठीक करेगा, या हमें स्वयं में ही देवदूत बनना पड़ेगा, हम सिस्टम को ठीक करेंगे? वरना सरकारें अगर सिस्टम ठीक करती तो सिस्टम ठीक होता, नेता अगर सिस्टम ठीक चाहते तो अभी तक सिस्टम ठीक होता। मुझे लगता है या तो हम चाहें या फिर वो खुदा चाहे जो ऊपर बैठा हुआ है, दो ही लोग इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, तीसरा कोई नहीं इस सिस्टम को ठीक करने वाला। बहुत शुक्रिया आपका मनीष अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। एक गुजारिश अपने तमाम दर्शकों से जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और जो इस समय हमको सुन रहे हैं और जो फोन लगा के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करना चाहते हैं, कृपया करके आप अपने टेलीविजन की आवाज को पहले बंद कर दें और उसके बाद फोन लगाएं,
टेलीविजन की आवाज को ऑन ना करें कृपया करके। रजा रिजवी साहब जो बातें अभी कही ताहिरा जी ने, आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और चीजें क्या ठीक नहीं होंगी? क्या हम यूं ही बोलते रहें, आप यूं ही विचार विमर्श करते रहें, या फिर आपको लगता है कि नहीं चीजें ठीक होंगी? चीजें मनीष भाई ठीक होती हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें ठीक नहीं होती हैं। जब चीज कोई खराब होती है तो चीज ठीक भी होती है। खराब होने का मतलब है कि वो ठीक होना है। जब कोई चीज खराब है तो इसका मतलब है कि वो ठीक होना है, तो ठीक होगा भी। आप समझिए, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होगा, लेकिन ठीक करने के लिए विल पावर होना चाहिए। और विल पावर के लिए सबसे जरूरी चीज है कि पुलिस और जनता के बीच में संवाद होना चाहिए। पुलिस और जनता के बीच में अगर संवाद नहीं होगा, बीच में अगर जो है वो फ्रेंडशिप नहीं होगा, बीच में अच्छा तारतम्य नहीं बैठेगा, तो ये क्राइम रुकने वाला नहीं है। पुलिस अपनी तरफ तानती रहेगी, जनता अपनी तरफ तानती रहेगी। इसलिए जरूरत है कि जो हल्के के दरोगा हैं वो हर हफ्ते इतवार के दिन, संडे के दिन कम से कम 2 घंटा अपने हल्के में बैठे और वहां की जो आम जनता है, चाहे वो गरीब जनता हो चाहे वो अमीर जनता हो, उनको बुलाएं और बुला के बताएं कि पुलिस जो है वो आपकी दोस्त है, पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है। आप हमसे मदद लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारे पास आइए, हम ईमानदारी से आपकी मदद करेंगे। तो ये बीच में जब सामंजस्य बैठेगा जनता और पुलिस का, अब जनता ने पुलिस को देखा डर गई, कभी पुलिस ने जनता को देखा डर गई, तो ये जो बीच में एक डर और भय का तारतम्य जुड़ा हुआ है, ये जब आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण से बीच में बात होती रहेगी तो ये डर की भावना खत्म होगी। होता क्या है, बहुत सी केसेस जो छूट जाते हैं, मुकदमे छूटते हैं, उसका कारण यही होता है कि प्रॉपर एविडेंस पुलिस को नहीं मिलती है। उसका कारण यही रहता है कि कोई भी आम जनता सच्ची गवाही देने के लिए वाकया देखते हुए भी सामने सामने घटना हो रही है, लेकिन जब पुलिस उससे कहती है तुम गवाही दोगे, तुम बयान दोगे, तो वो मुकर जाता है, कहता है हमने तो देखा ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं, हम तो अभी घर से आए, जबकि सामने पूरा देखता है। तो अगर ये सिस्टम ठीक करें और आम जनता को वो कहें नहीं भाई हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे जिले में क्राइम जो है कम हो, हम इसके लिए बैठे हुए हैं, तो तुम भी हमें सहयोग दो, हम तुम्हें सहयोग देंगे। तो ये सहयोग की जो बात शुरू होगी आपस में, इसके लिए जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं इनको चाहिए इस पर मनन करें और इस पर एक गाइडलाइंस जारी करें कि आम जनता के बीच में सीओ जो क्षेत्राधिकारी है वो अपने क्षेत्र में मीटिंग करे, मीटिंग करके लोगों को बैठाए, बताए कि नहीं साहब हम तुम्हारे हम तुम्हारे तो देखने वाली बात है कि आगे किस तरीके से होगा। और मुझे लगता है कि पुलिस ऐसा कर तो रही है, रिजवी साहब लगाए गए हैं। रिजवी साहब मुझे लगता है कि ऐसा पुलिस कर रही है, प्रशासन के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाता है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा होता है कई थानों में, स्वयं मैंने भी देखा ऐसा होता है। मीटिंग्स होती हैं लोगों की, पब्लिक की, पुलिस के साथ में, पुलिस अधिकारी जाते हैं किसी मोहल्ले में, जाते हैं वहां पर मीटिंग लगाते हैं, ऐसा होता है। थाने में मीटिंग होती है, खाली वो मीटिंग होती है। मैंने वही कहा, हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है, रिजवी साहब। ईद होगी तो मीटिंग। रिजवी साहब मैं आपके पास में आऊंगा, ताहिरा जी भी कुछ कहना चाह रही है। अरविंद हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं, लखनऊ से हैं। अरविंद स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? अरविंद जी आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? मुझे लगता है कि काफी देर से वो हमारे साथ लाइन पर थे और अब इस वक्त नहीं है। ताहिरा जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं इसमें रजा साहब से बिल्कुल 1% भी एग्री नहीं करती हूँ। जो ये बात कह रहे हैं सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हम लोग चला चुके, और अगर पुलिस साथ बैठे करे, अगर पुलिस की विली हो, इस दरोगा के अंदर थोड़ी भी सेंसिटिविटी होती तो क्या ये उस महिला को गाली दे के मार रहा होता? ये बैठ के क्या बात करेंगे? ये लोग धमकाते हैं। और बात हुई जो हमारे कोर्ट में केसेस छूट जाते हैं, वो केसेस ऐसे नहीं, हमारी कोर्ट की कमी नहीं होती, ये हमारे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं ये पूरे इन्वेस्टिगेशन सही लेके जाते नहीं हैं, ये विटनेस को हॉस्टाइल कर देते हैं। हमारी महिलाओं के साथ जो बलात्कार के केस होते हैं, आपको पता है ये इतने लंबे लंबे खींचते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट न होने की वजह से हमारी गरीब महिलाएं जो है वो हॉस्टाइल कर दी जाती हैं, विटनेस हॉस्टाइल कर दिए जाते हैं। पुलिस पूरी तरह से दबंगों के साथ खड़ी होती है। अगर ये वहां जाके चौराहों पे बैठेगी तो वहां भी उनको हैरेसी करेगी या वसूली करेगी।
ये अगर ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर करप्शन आ गया है, इनके अंदर ये पूरी तरह से हैवानियत आ गई है, तो कानून है, कानून का इस्तेमाल होगा। ये देश जो है कानून पर चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया है, उस संविधान का इस्तेमाल किया जाएगा, संविधान के कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। रोक रहा हूँ तायरा जी, बड़ी डेमोक्रेसी है। तायरा जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ। हमारे साथ में एक दर्शक और मौजूद है, बद्री प्रसाद है लखनऊ से। बद्री प्रसाद जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर अभी कुछ दिन पहले हमने सर आपको फोन किया था सर जी। सर हमने बताया था कि हमारे खिलाफ जमीन के कब्जे के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कहीं जमीन है ही नहीं है सर जी। आपने बताया था, मुझे याद है जी। हाँ सर, तो जो हमारी जमीन पे जो है पुलिस ने कब्जा करवा दिया था सर, तो इसके खिलाफ जब हमने 156/3 से कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, तो कोर्ट में जो विरोधी पक्ष था उसने हमारे साथ मारपीट किया, मारपीट किया। इसके उन मुकदमों की जांच माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीसीआईडी द्वारा हुई, लेकिन उस जांच में सीबीसीआईडी ने मतलब जो है केवल हमसे ये बात कही कि देखिए आपकी जमीन प्रॉपर्टी से हमें मतलब नहीं है, आपके साथ किसने अन्याय किया इससे भी हमको मतलब नहीं है, उन्होंने आपकी जमीन पे कब्जा किया उससे मतलब। हमको जांच दी गई है कि आपके साथ वादी मतलब कोर्ट में मारपीट किया माफिया वकीलों ने। हेलो जी जी जी, तो अभी क्या शिकायत है आपकी? जो हमने बयान 164 के जो बयान दिए सर, उसमें पुलिस को पूरा दोषी हमने बनाया कि सर आईजी साहब थे यहाँ के, जो आईजी साहब थे AK जैन सर। हेलो सर जी जी जी, ये AK जैन सर जो यहाँ के थाना अध्यक्ष थे, थाना मड़िया, हम थाना मड़िया के रहने वाले हैं सर। तो अनुपमा सिंह थी सर, तो उन्होंने एक मुलजिम को फर्जी में चालान कर दिया था सर, तो उनके खिलाफ हमने सरकारी गवाही दिया था, क्योंकि कोई गवाह मिल नहीं, पुलिस के खिलाफ कोई गवाह तो मिलता नहीं है सर, कोई गवाही देने को तो तैयार नहीं होता है। दिखाई, लेकिन ये जो आपने पूरी की पूरी कारगुजारी यहाँ पर बयां की है, निश्चित तौर पर इसी बात का तो जिक्र बद्री प्रसाद जी हम कह रहे हैं कि ना तो आपकी जमीन ना आपने कहीं कब्जा किया, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ मामला बनाया गया। जब आपने 156 के तहत कार्रवाई की मांग की तो वहां पर आपके साथ लड़ाई भी हुई। तो ये चीजें होती हैं और आमतौर पर जो सच के लिए लड़ते हैं उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कहते भी यही बात कहते हैं कि सच कभी परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, और यही बात आपके साथ भी लागू हो रही है। शुक्रिया बद्री प्रसाद जी आपका, आपने हमें कॉल किया और अपनी बात यहाँ पर रखी। वक्त बहुत कम बचा है और दो खास मेहमान से हम एक फाइनल क्वेश्चन जरूर लेना चाहेंगे। ताहिरा जी, जो मेरा जहन कहता है वो ये कि ऐसा ही सिस्टम हमारे राजनेताओं को, सियासतदानों को चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सिस्टम में वो अपनी सियासत पाते हैं। वो चाहेंगे ही नहीं कि सिस्टम ठीक हो, करना हम ही को पड़ेगा, क्योंकि हम इस सिस्टम से रोज जूझते हैं। उनके लिए तो चारों तरफ हरा भरा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे आप ताहिरा हसन जी? जी बिल्कुल सही, आपसे 100% सहमत आज मैं, कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे राजनेता इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते। उनका पॉलिटिकल विल बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जगह जगह जो उनके नेता हैं, जो उनका वोट बैंक है, दबंग जो हैं, माफिया जो हैं, जो उनके साथ जुड़े हैं, वो उनके हित में काम करेंगे और कभी भी जो है पुलिस पे यही प्रेशर डालेंगे। क्योंकि हम लोग पुलिस को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर के प्रेशर को भी एक बार हमें सोचना होगा कि वो पुलिस क्या करेगी। वो मित्र पुलिस बन भी नहीं पाएगी, हम लाख बात करते रहे, क्योंकि जाहिर है नेताजी का उसके ऊपर आ जाएगा, फोन आ जाएगा, उन्होंने उसको वहां पे पोस्टिंग किया होगा, तो जाहिर उनका आएगा कि नहीं इस पे आप इस तरह से काम करिए, ये एविडेंस को इसको आपको मिटा देना है, इसको ऐसा कर देना है। तो जाहिर माफिया जो खड़ा है वो भी आजकल माफिया, तो हमारे नेता बहुत से माफिया नेता हो गए, तो उनके हित में बात करेंगे। जो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं वो भी हमारे नेता हैं और वो कानून बनाते हैं सांसद। फाइनल कमेंट आप कैसे उम्मीद करेंगे कि पॉलिटिकल विल होगी और कोई चेहरा बदलेगा? हमें लड़ना होगा, हमें ही बदलना। देखिए, पुलिस रिजर्वेशन एक्ट में बराबर संशोधन होता रहता है, लेकिन उस संशोधन से कोई बहुत फायदा आम जनता को नहीं होता है। और आपकी बात से पूर्णतः सहमत होते हुए कि आम जनता को ही इसमें उठना पड़ेगा, और आम जनता जब उठेगी तब उसके बाद पुलिस में जो सुधारात्मक दिखाई देगा तभी कुछ सुधार की गुंजाइश है, जब आम जनता खड़ी होगी। चलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक आपने। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजा रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ताहिरा हसन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर खुद अगर उठना चाहते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप बनाइए। पुलिस की अगर कोई कारगुजारी, कोई गलती है तो छोटे ग्रुप में आप कप्तान से मिलिए, कप्तान नहीं सुनता तो आप आईजी से मिलिए। जब ग्रुप में संगठित रहेंगे ना तो आपकी आवाज को सुना जाएगा। अकेले आप अधिकारी कमरे में जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको भगा दे, आपको जगह ना दे, आपको सम्मान ना दे, लेकिन जब आप ग्रुप में जाएंगे तो वजन पड़ता है। और अच्छाई के लिए ग्रुप बनते हुए देर नहीं लगती, बस आपके एक सच्चे मन से किए गए प्रयास की जरूरत है। व्यवस्थाएं बदलेंगी, अच्छी होंगी,
क्योंकि हमें ही इन व्यवस्थाओं को बदलना है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।